तो आज हम बेटा उससे आगे करने वाले हैं फॉरवर्ड बाइसिंग इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये था लास्ट टॉपिक। आगे चलते हैं। तो बच्चे लास्ट में मैंने आपको अभी भी रह गया था, थोड़े से एक दो पॉइंट्स रह रहे थे, तो वो पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग में ही आई थिंक तो दो ही पॉइंट्स हमने अभी तक लिखे थे उसमें। तो एनीवन स्टूडेंट प्लीज टेल मी व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट, रीड इट। बेटा लास्ट पॉइंट रीड करो कोई एक बच्चा। तो बेटा उसमें हमने नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे। एक्चुअली इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की वो कम हो जाती है। स्टार्टिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होती है जब अपना डायोड अनबाइस्ड होता है, लेकिन जब डायोड की बाइसिंग कर देते हैं उसमें हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, वो भी फॉरवर्ड यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, इसको फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के बाद जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की वो कम हो जाती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से कम होती है, क्योंकि जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोज करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं। तो इस वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाती है, जिस वजह से जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो भी कम हो जाती है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था जो मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में। ना बच्चे उसके बाद आगे करते हैं कंटिन्यू। अब विड्थ कम हो गई, ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें आप पॉइंट लिखोगे, इसमें आप पॉइंट लिख सकते हो। when when forward when forward applied when forward applied voltage sorry when forward electric field forward electric field is applied to the PN junction then this electric field will decrease the depletion width। डिप्लीशन विड्थ बच्चे कम हो जाती है। तो डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए फिर ऑब्वियसली अगर डिप्लीशन विड्थ कम होगी तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो अब कम हो चुका है। हमने डायग्रामेटिकली भी कल देखा था, याद है ना स्टूडेंट्स? हमने कल इस तरह का एक डायग्राम बनाया था एबीसी करके। मैंने आपको बताया था कि ये अनबाइस्ड है, उसके बाद जैसे हमने बाइसिंग की बैरियर कम हो रहा है। तो डिफ्यूजन जो करंट है अपना वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि डिप्लीशन विड्थ कम होगी। सो डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस। डिफ्यूजन करंट है करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, ये याद रखना। करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। तो डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस। तो आप एक फॉरवर्ड बाइसिंग में एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर कम होगी तो वो एक तरह से रेजिस्टिव लेयर थी,
तो वो जो रेजिस्टिव लेयर है वो कम हो रही है। यस और नो स्टूडेंट, ये बातें आपको समझ आ रही हैं? हाँ जी, यस और नो? बच्चे अगर आपने पिछली क्लास नहीं लगाई है तो कैसे लिंक बनेगा, और मैं बार बार तो रिपीट नहीं कर सकता। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉरवर्ड बाइसिंग में ही मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे ही आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे फॉरवर्ड वाली, तो उससे क्या होगा, जो डिप्लीशन विड्थ है वो कम हो जाएगी, और जिस वजह से डिफ्यूजन करंट, ये जो डिप्लीशन लेयर है एक्चुअली ये रेजिस्टिव लेयर है, तो एक तरह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इन फॉरवर्ड बाइसिंग आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो, इन फॉरवर्ड बाइसिंग resistance is infinite, resistance is zero, resistance is decreasing, आप ऐसे लिख लीजिए, resistance decreases in forward biasing, resistance decreases for majority carriers, और आइडियली अगर हम लोग बोलें, आइडियली तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जीरो हो गया। आइडियली इन रेजिस्टेंस इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग ये कहीं कंडक्टर डायोड में, वन क्वेश्चन, आइडियली डायोड्स में रेजिस्टेंस कितना होता है? तो बच्चे आइडियली रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइसिंग फॉर मेजॉरिटी कैरियर्स इज जीरो, फॉर मेजॉरिटी कैरियर्स इज जीरो। आइडियल कंडीशंस में बात कर रहे हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो एक बिल्कुल प्योर कंडक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही कम बंद हो गया। ये आइडियल है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, रेजिस्टेंस होता है पर बहुत कम होता है मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए, बट माइनॉरिटीज के लिए ये जो डिप्लीशन लेयर है ये माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए ये तो सपोर्टिव लेयर है, मेजॉरिटी के लिए तो क्या था, मेजॉरिटी के लिए ये अपोजिंग लेयर है, इसलिए रेजिस्टेंस जब विड्थ कम होगी तो ठीक है। एक पॉइंट आप ये लिखोगे कि देयर इज नो, as number of minority carriers, as number of minority carriers are very much, number of minority carriers are very much less, so therefore there is hardly any effect, there is hardly any effect on drift current। बच्चे जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो होता है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, तो ड्रिफ्ट करंट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो कुछ फर्क पड़ रहा है वो मेजॉरिटी कैरियर्स पे पड़ रहा है। So there is hardly any effect on drift current due to forward biasing। तो आप ये भी कह सकते हो कि ड्रिफ्ट करंट इंडिपेंडेंट है बाइसिंग के, आप चाहे फॉरवर्ड बाइसिंग लगाओ या फिर आप आगे बढ़ोगे चाहे रिवर्स बाइसिंग लगाओ, ड्रिफ्ट करंट जो कि माइनॉरिटीज की वजह से होता है उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो नंबर डेंसिटी है वो कम है, उनकी नंबर डेंसिटी इतनी कम है कि उनपे हार्डली कोई इफेक्ट होता है। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे आफ्टर दिस, बच्चे क्योंकि ऑब्वियसली डिफ्यूजन करंट बढ़ रहा है, हमने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा था कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग डिफ्यूजन करंट बढ़ रहा है लेकिन ड्रिफ्ट करंट तो कम हो रहा है ना, सॉरी, और ड्रिफ्ट करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आई एम सो सॉरी, डिफ्यूजन करंट तो क्या हो रहा है, कम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो नंबर ऑफ कैरियर्स कम है, बड़ी मुश्किल से बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो डिफ्यूजन करंट बढ़ रहा है तो इट मींस फॉरवर्ड बाइसिंग में अच्छा खासा करंट होता है, तो इसलिए इस करंट को हम लोग मिली एम्पियर्स में मेजर करते हैं, तो ये भी आपने याद रखना, फॉरवर्ड करंट इज मेजर्ड इन, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद, जो फॉरवर्ड करंट होता है, फॉरवर्ड करंट इज मेजर्ड इन
फॉरवर्ड करंट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर्स। मिली एम्पियर्स में आप इसको मेजर करते हो फॉरवर्ड करंट को। तो बच्चे यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। So write down all these points. These are some basic points regarding forward biasing. So after this now हम लोग इसका फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट और वोल्टेज के साथ, मतलब जो हमने अप्लाइड वोल्टेज, हमने वोल्टेज के साथ कैसे वेरिएशन होती है, इसके लिए अब हम लोग बच्चे ग्राफ बनाने वाले हैं इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। सर इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? कौन से वाले? इंजेक्टेड हाँ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ, ये पॉइंट रह गया है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं अभी। प्रोसेस इज कॉल्ड, यू आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। यस, अच्छा पॉइंट है, मैं यही पॉइंट यस स्किप कर गया था, अभी इसको करते हैं। इसे नोट कर लो। डायग्रामेटिकली समझेंगे, अगला पॉइंट यही हेडिंग लगाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। बहुत अच्छी बात है बच्चे, आपने एटलीस्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया, अदरवाइज ये स्किप हो जाता आज। लिख लिया स्टूडेंट्स यहाँ तक सबने? हो जाए तो मुझे बता देना। यस सर। ओके, अब अगली हेडिंग यही लगाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में? माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग में ही होती है। आओ इसको देखते हैं क्या चीज है ये। तो हेडिंग लगाओ बच्चे, मतलब आप तो हेडिंग लगा सकते हो या पॉइंट भी बना सकते हो, एक्चुअली ये पॉइंट ही है इसके बाद। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, इंजेक्ट करना ऑब्वियसली। तो पीएन जंक्शन डायोड में ऐसे क्या इंजेक्ट हो रहा है? ऑब्वियसली माइनॉरिटी कैरियर्स को इंजेक्ट कर रहे हैं, किस तरफ? दूसरी तरफ। डायग्रामेटिकली समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये अपनी पीएन जंक्शन है, ये अपनी पीएन जंक्शन है, और ये बन गया डायोड। जैसे ही मैंने इसको मेटालिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किए, ये बन गया डायोड। तो बेटा अब होना क्या है, ये भी डायग्राम आप फिर से रीड्रॉ कर लेना इस पॉइंट के नीचे ही। ये अपना पीएन जंक्शन डायोड है। अभी मैं स्विच को ओपन ही रख रहा हूं, अभी मैं स्विच को ओपन ही रख रहा हूं। फॉरवर्ड बाइसिंग है तो पी के साथ पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे बैटरी का, और बच्चे एन के साथ नेगेटिव, इसी को फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। तो अभी तो यहाँ पे ओपन स्विच है, तो अभी यहाँ पे बैटरी की कनेक्टिविटी नहीं आई है, और अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे बैरियर फील्ड है, उसकी विड्थ काफी ज्यादा है। यहाँ पे बैरियर जो है उसकी विड्थ काफी ज्यादा है। ये पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन है, ये नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन है, आपको पता ही है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी चीजें। अगले डायग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, बाइसिंग अप्लाई कर देंगे, यानी ये स्विच बंद कर देंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही हम लोग स्विच बंद करेंगे, ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हो कि ये जो विड्थ है ना, ये रिड्यूस हो जाएगी। जो विड्थ पहले इतनी ज्यादा थी डिप्लीशन लेयर की, अब ये विड्थ रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी, ये मैं कल ही बता चुका हूँ।
यहाँ पर एक बैरियर फील्ड है, उसके बाद आपने जो फील्ड लगाई वो इसको अपोज कर रही है, तो ओवरऑल नेट जो बैरियर है वो रिड्यूस हो जाता है। ये कल हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया यहाँ पे स्विच को, ये पी साइड है, ये एन साइड है, पी के साथ पॉजिटिव और इधर एन के साथ नेगेटिव। यहाँ पे ये बैरियर की जो विड्थ है ये कम हो गई है, अब ये विड्थ कम रहेगी, स्मॉल होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है इट वाज 0, क्योंकि यहाँ कनेक्शन ही नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी, ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब आपने अप्लाई कर दिया ठीक ठाक। अब देखो अब होना क्या है बच्चे, पी साइड पे आपने मुझे जवाब भी देने हैं साथ साथ में। पी साइड पे मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं? पी साइड पे मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं? होल्स। होल्स होते हैं। तो यहाँ पे होल्स बनाने लगा हूं मैं। तो होल्स तो चलो छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हमने बनाए होल्स जो कि मेजॉरिटी हैं, तो ज्यादा होल्स बनाएंगे, यहाँ काफी सारे होल्स हैं। और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, जैसे ये बना दिया या एक यहाँ बना दिया। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कम है और एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर एन साइड में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं एन साइड पे। और होल्स एक दो दिखा देते हैं, जैसे एक होल ये रहा, एक होल यहाँ। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड पे। अब जब ये डिप्लीशन लेयर, आप इसकी जगह ना यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे समझो, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ऐसे बना लो, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये डिप्लीशन लेयर है तो रेजिस्टेंस ही। रेजिस्टेंस किसके लिए? इट इज रेजिस्टेंस फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मेजॉरिटी मूव। कैरियर। मेजॉरिटी के लिए रेजिस्टेंस होता है बच्चे ये। ऑब्वियसली यहाँ का जब विड्थ ज्यादा थी तो एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो आप इस रेजिस्टेंस को आर बोल दो। रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई है, ऐसे समझो, रेजिस्टेंस हाई फॉर मेजॉरिटी कैरियर। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, बट फिर भी चलो डायग्राम बना रहे हैं। और अभी जो रेजिस्टेंस अपने पास आर है, इट इज नाउ लेस, रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया क्योंकि हमने बाइसिंग ऐसे कर दी। और यहाँ पे विड्थ है जो है वो लार्ज है, और यहाँ पे जो विड्थ है ये स्मॉल हो गई। मेजॉरिटी के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन माइनॉरिटी के लिए देखते हैं क्या होने वाला अब। तो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड से, अब मेरी बात से ध्यान ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, लिसन केयरफुली एवरीवन एंड ऑब्जर्व। Electrons are majority carriers in n side, but they are minority carriers in p side. I repeat, electrons are majority carriers in n side, and they are minority carriers in p side. रेजिस्टेंस हो गया कम, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से बड़ी आराम से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस लेयर को क्रॉस करके यहां आ जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये उस साइड पे जा रहे हैं जहां पर वो माइनॉरिटीज में है। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टू पी साइड, एंड इन पी साइड इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। तो कैन बी से दैट कि हमने यहां से इंजेक्शन लगाया और ये इंजेक्शन हमने पी साइड पे ऐसे ठोक दिया, एकदम से इंजेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हो रहे हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पर वो माइनॉरिटीज में है। तो हम माइनॉरिटीज वाली साइड पे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है वहां पर और ज्यादा माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। बच्चे समझ में आई मेरी बात? यस और नो? यस सर। एक्चुअली दे आर मेजॉरिटी, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी इन एन साइड, बट जहां पर ये जा रहे हैं वहां तो ये माइनॉरिटी में है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टू पी साइड एंड वेयर दे आर माइनॉरिटी, so we can say that कि अगर मैं यहां से देखूं, सपोज ऑब्जर्वेशन एन वाले को लगेगा कि मैं तो मेजॉरिटी कैरियर भेज रहा हूं,
लेकिन जिसे एक्चुअल में कैरियर मिलेंगे पी वाले को, उसे लगेगा कि मुझे तो माइनॉरिटीज मिल रहे हैं। तो पी के रिस्पेक्ट में हम लोग कहते हैं कि नाउ माइनॉरिटीज कैरियर्स आर इंजेक्टेड इन द पी साइड, क्योंकि पी पे तो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है ना। यस और नो? समझ में आई बात? Yes, sir. So this phenomenon is known as minority carrier injection, and same for holes. बच्चे होल्स इस तरफ मेजोरिटी में है, ऑब्वियसली होल्स इसके दूसरी तरफ जाएंगे। यहां से मैं होल्स की मूवमेंट दिखाऊं तो होल्स इस लेयर को क्रॉस करके, होल्स इस लेयर को क्रॉस करके जाएंगे कहां? इफ इट इज विजिबल इन डायग्राम देन डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। होल्स आर मूविंग टू एन साइड, और एन साइड पे खड़े होकर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि माइनॉरिटीज आ रही हैं। होल्स आर माइनॉरिटीज इन एन साइड, तो एन वाली साइड पे खड़े होकर आपको लगेगा कि माइनॉरिटीज आ रही हैं, माइनॉरिटीज आर इंजेक्टेड। तो दिस इज कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। क्लियर है बच्चे? यस और नो? Yes, sir. तो आओ इसको लिख भी लेते हैं, डायग्राम आपने बना लेना है। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ये आप लिख लो, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। एवरीवन राइट इट डाउन वट एवर आई एम डिक्टेटिंग। तो बच्चे लिखो, व्हेन फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज, when forward biasing voltage is applied, when forward biasing voltage is applied across the PN junction diode, when forward biasing voltage is applied across the PN junction diode, then electrons from N side, then electrons from N side crosses the junction, electrons from N side crosses the junction and moving towards the P side. I repeat, then the electrons from N side crosses the junction and moving towards P side. मतलब इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड पे आ गए हैं जंक्शन को क्रॉस करके, जैसे ही आपने फॉरवर्ड बाइसिंग लगाई। पहले ऐसा हो रहा था बच्चों, पहले हो रहा था ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा था क्या? हाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच रहे थे पी में। रिस्पॉन्ड करो बच्चों। बट आई एम सेइंग कि यहां पर भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं उस तरफ? No, sir. नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि देखो ना रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आपने फॉरवर्ड बाइसिंग की, जैसे ही आपने फॉरवर्ड बाइसिंग की, रेजिस्टेंस कम हो गया, डिप्लीशन लेयर कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन से पी की तरफ। तो मैंने आपको लिखाया है पूरा, मैंने ये लिखवाया अभी तक, व्हेन फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड, देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड क्रॉसेस द जंक्शन एंड मूविंग टुवर्ड्स द पी साइड। फुल स्टॉप। इसके बाद आप लिखोगे, here in the p side, here in the p side electrons are minority charge carriers, here in the p side electrons are minority charge carriers. Electrons are minority charge carriers. This process of, full stop के बाद लिखो, पहले हमने लिखा here in the p side electrons are minority charge carriers, उसके बाद आप लिखोगे this process of transfer of charge, this process of transfer of charge carriers, this process of transfer of charge carriers is called minority carrier injection. This process of transfer of charge carriers is called minority carrier injection.
ये लिखने के बाद आप लिखोगे, होल्स के बारे में भी लिख सकते हो। सिमिलरली होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम P साइड टू N साइड। Similarly, holes are injected from P side to N side when forward biasing voltage is applied. Similarly, holes are injected from P side to N side when forward biasing voltage is applied. When forward biasing voltage is applied. हाँ जी बच्चों, लिख लिया सबने? Yes or no? लिख लिया सबने? Yes, sir. So this process is called minority carrier injection. So sometimes ये भी बोर्ड में पूछ लेता है what is meant by minority carrier injection. So you can explain in this way. In case of forward biasing resistance, resistive layer depletion layer जो है कम हो जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं they start moving from N to P side, and in the P side they are minorities. So we can say that this is injection of minority carrier. Similarly for holes, holes are moving towards N side, and where they are moving they are minorities. So this is called minority carrier injection of holes. So I think it is clear to all. Is it clear? Yes, Huh? sir. Okay. Now after this we will do characteristic IV, current into voltage characteristics पढ़ेंगे बच्चे अभी फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। बना लिया सबने? रब कर दूं इसे? हो गया? Yes, sir. Okay. नाउ अब आप लोग फॉरवर्ड बाइसिंग में हेडिंग लगाओ। फॉरवर्ड बाइसिंग में हेडिंग लगाओ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। यहाँ पे बच्चे वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है, ये ध्यान रखना। V जो है वो अपनी होगी अप्लाइड, ये अपनी अप्लाइड वोल्टेज होगी। कौन सी वाली? ऑब्वियसली फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज फॉरवर्ड बाइसिंग में पढ़ रहे हैं। और जो यहाँ करंट होगा ये डिफ्यूजन करंट होगा। डिफ्यूजन करंट यानी कि मेजॉरिटी वाला। खैर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन डायोड, ये हेडिंग लगा दो। फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन डायोड, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन डायोड। B यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है और I से हमारा मतलब डिफ्यूजन करंट से है, ड्रिफ्ट से नहीं। ये मेजॉरिटी वाला करंट है। तो बच्चे इस एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे इस बार हम लोग जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर करंट ले रहे हैं। इस करंट को बच्चे फॉरवर्ड करंट कहते हैं, जो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट अच्छा खासा होता है, मतलब अच्छे मैग्नीट्यूड का होता है करंट। तो इसलिए हम लोग इस करंट को मिली एम्पियर्स में लेते हैं। अगर करंट बहुत कम होता, बहुत ही कम करंट होता तो माइक्रो में लेते हैं ना फिर, लेकिन अभी हम इसे मिली में ले रहे हैं। मिली में लिया जाता है फॉरवर्ड करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है और करंट अच्छा खासा होता है डायोड में। तो इट इज मेजर्ड इन मिली करंट। और इस एक्सिस पर बेटा वी आर टेकिंग फॉरवर्ड वोल्टेज, जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो फॉरवर्ड बाइसिंग में, that is forward voltage V and forward current I. Now कैसे हो रहा है, आप बड़ी बात ध्यान से देखना बेटा। जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे साइड में लिख भी लेना, फॉर सिलिकॉन जो बैरियर पोटेंशियल होता है बेटा वो 0.7 वोल्ट होता है। फॉर सिलिकॉन बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है। पता नहीं मैंने आपको लिखवाया था या नहीं। और जर्मेनियम के लिए ये 0.3 होता है, जर्मेनियम के लिए कम होता है, लिख लेना वैसे, पर हम लोग सिलिकॉन की बात कर रहे हैं।
एंड फॉर जर्मेनियम जो बैरियर पोटेंशियल होता है अनबाइज्ड कंडीशन में वो 0.3 वोल्ट होता है। खैर हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग सिलिकॉन के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज अपनी 0, यहाँ से 0.2, यहाँ 0.4, 0.6, 0.8, देन 1.0 एंड सो ऑन ऐसे। तो 0.7 यहाँ कहीं आएगा, 0.7 वोल्ट यहाँ कहीं आएगा। अच्छा बच्चे, फॉरवर्ड वोल्टेज वोल्ट्स में ही ली जाती है, फॉरवर्ड वोल्टेज वोल्ट्स में ली जाती है, 0.7 वैल्यू आ रही है। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, ध्यान से समझना, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे आप देखोगे शुरू में करंट इतना ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैरियर लगा हुआ है, अभी रेजिस्टेंस है। जब तक 0.7 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल हम लोग नहीं लगा देते, जब तक कि हमारी अप्लाइड वोल्टेज सिलिकॉन के बैरियर वोल्टेज को ओवरकम ना कर ले, तब तक डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है रिड्यूस नहीं ना हो रही, काफी कम रिडक्शन आ रही है। तो अगर आपकी अप्लाइड वोल्टेज इससे कम है तो बहुत कम रिडक्शन होगी इसकी विड्थ में। तो जैसे ही आपने अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा लगाई, उसके बाद बच्चे क्या होगा, आफ्टर दैट यू कैन से दैट कि करंट इंक्रीज होगा और विड्थ कम हो जाएगी, क्योंकि अब बैरियर वोल्टेज या ओवरकम कर लिया है अप्लाइड वोल्टेज में। तो शुरू में करंट तो काफी कम रहेगा, ये ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस के साथ ही चलेगा। शुरू में देखो बहुत कम इंक्रीज हो रहा है करंट, वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीज इन करंट, बहुत ही कम स्लोप है, बहुत ही कम स्लोप है। हाँ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है बच्चे, ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, हल्का हल्का इंक्रीज हो रहा है। मान लो मैं इस पॉइंट तक ले रहा हूँ, थोड़ा दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करते हैं, पर इतना ज्यादा नहीं, हल्का हल्का इंक्रीज हो रहा है पॉइंट ए तक, ओ से पॉइंट ए तक। वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीज इन करंट, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्राफ मतलब करंट बढ़ रहा है। जैसे ही 0.7 वोल्ट यानी आप सिलिकॉन के बैरियर वोल्टेज को ओवरकम कर लोगे और आपकी वोल्टेज इससे ज्यादा होगी, तो आप देखोगे कि करंट में एकदम शार्प इंक्रीज आएगा। देखो कितनी जल्दी स्लोप चेंज हो गई। यस और नो स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है आपको बातें? यस सर। 0.7 वोल्ट के बाद एकदम से करंट इंक्रीज हुआ, देखो ग्राफ एकदम उठ गया ऊपर को, जबकि वोल्टेज में इतना इंक्रीज नहीं कर रहे आप। अगर आप फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में देखो तो देयर इज स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, बट विद इन स्मॉल चेंज इन वोल्टेज करंट इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट। ग्राफ ऊपर बहुत जल्दी गया जबकि आगे कम जा रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था क्योंकि बैरियर ओवरकम हो गया ना, बैरियर वोल्टेज ओवरकम हो गई, विड्थ एकदम कम हो गई, आराम से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो जाएंगे, आराम से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो जाएंगे और करंट एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड BI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। अच्छा बच्चे, ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर एक घुटना बन गया, इट इज लाइक ए नी, एकदम से ग्राफ में ऐसे नी बन गया, तो इसलिए इस वोल्टेज को नी वोल्टेज बोला जाता है। तो ये जो 0.7 वोल्ट है, इट इज कॉल्ड 0.7 वोल्ट इज कॉल्ड नी वोल्टेज, क्योंकि ये इस तरह की शेप ले लेता है, इसको नी वोल्टेज कहते हैं। और जैसे हमने ये सिलिकॉन के लिए है बच्चे, सिलिकॉन के लिए है ये, और जर्मेनियम के लिए ये नी वोल्टेज थोड़ी जल्दी आ जाएगी। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे क्योंकि जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कम है ना। यस और नो? हाँ जी, ठीक है बच्चे, क्लियर है? दिस ग्राफ इज फॉर सिलिकॉन, यस मैंने सर। सिलिकॉन के लिए बनाया, दिस ग्राफ इज फॉर सिलिकॉन। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, सपोज आपको बोले फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालो, ऑब्वियसली आपको पता है अगर आप वोल्टेज और करंट के ग्राफ की स्लोप निकालेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इफ आई कैलकुलेट स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट ग्राफ जो बन रहा है हमारे सामने, तो स्लोप निकाल लेते हैं। इस स्टेज में तो आप समझो स्लोप बहुत कम है, तो ना के बराबर ही है, करंट बहुत कम इंक्रीज हो रहा है करंट में। लेकिन आफ्टर पॉइंट ए जो करंट इंक्रीज हो रहा है वो है इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अगर आपको स्लोप निकालनी है तो आप क्या करोगे, कंसीडर 2 पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ and make a right angle triangle. Consider 2 points on this graph, make a right angle triangle. This vertical line will indicate how much change is occurring in current,
and this horizontal line is indicating how much voltage is changing. So change in voltage is very small, but comparatively change in current is very large, which is indicating that current increases sharply after this knee voltage. And it is because our applied voltage is now overcoming the barrier voltage of that crystal or semiconductor. So now if I calculate slope of this graph, then बच्चे जो slope निकल के आएगी वो आएगी perpendicular upon base, that is delta I upon delta V. So if I reciprocate it, so slope will give us the value of 1 by R, क्योंकि voltage upon current R होता है, तो ये 1 by R की वैल्यू मिली. So what is R here? R is resistance in case of forward biasing, जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा था. ये वाला R है जो कम होने के बाद आया. It is called forward resistance. Clear है students? Yes or no? Yes sir. Yes sir. हाँ जी. तो बच्चे ये बना लो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा फेवरेबल टॉपिक है सीबीएसई का, कि VI कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज वर्सेस करंट. ये एक्चुअल में जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बिहेवियर बताता है डायोड का. यानी कि अगर आपने डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया तो उसका बिहेवियर कैसा होगा. शुरू में आपने वोल्टेज लगाई तो करंट में कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा पॉइंट ए तक, लेकिन उसके बाद अगर आपने थोड़ी सी भी वोल्टेज इंक्रीज की तो करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा. अब देख लो, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना कम हो गया. स्लोप देखो, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. इट मींस दैट कि ग्राफ ने तो राइज करना ही था, रेजिस्टेंस कम हो गया तो स्लोप एकदम से बढ़ जाएगी, और वो दिख भी रहा है डायग्राम में. क्लियर है बच्चों? आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? Yes sir. Yes, sir. वैसे इस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कौन सा फिक्स है. ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ थोड़ी ना बच्चे. ये ए से लेके इसके बाद मान लो आप बी तक जा रहे हो, तो ए से लेके बी तक का जो ग्राफ है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ये एकदम सीधी लाइन है, तो आपके हर जगह स्लोप बराबर होगी. फील कैसे करना है स्लोप को? मतलब आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो यार चढ़ाई बहुत ज्यादा है, यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो कह रहे उतनी ही चढ़ाई अभी भी है, अभी भी उतनी ही स्लोप ऐसे फील होती है. लेकिन अगर ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो, एक्चुअली ये ग्राफ कैसे है, ग्राफ इज लाइक दिस कर्व्ड है. यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो तो लग रहा है कि थोड़ी कम है स्लोप, यहाँ पे लग रहा है ऐसी है स्लोप. यहाँ पे जब पहुंच गए तो आपको लग रहा है अब स्लोप बढ़ गई, अब थोड़ा ऑड. यहाँ पे खड़े हो जाओगे जाके तो बोल रहे हो स्लोप और बढ़ गई. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, दिस स्लोप इज नॉट कांस्टेंट. यू कैन से दैट रेजिस्टेंस कोई कांस्टेंट चीज नहीं है, यहाँ पे लगातार वेरी कर रहा है. तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं. रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस. तो लास्ट पॉइंट प्लीज नोट इट डाउन, डायनेमिक रेजिस्टेंस. पहले ये बना लो बच्चों, फिर मैं आपकी छुट्टी करता हूँ. इसे बना लो और एक डेफिनेशन लिख लेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस की, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे. ठीक है? आप इसे RD नाम दे सकते हो, बिकॉज दिस इज RD विच इज डायनेमिक रेजिस्टेंस. बन जाए तो मुझे बता देना. Yes sir. ओके. तो बच्चे नाउ हेडिंग लगा दो, VI कैरेक्टरिस्टिक के बाद डायनेमिक रेजिस्टेंस. It is called dynamic because it is changing with the applied voltage. Dynamic resistance. We denote it by RD. बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. Dynamic resistance of a PN junction diode. Dynamic resistance of a PN junction diode
is defined as dynamic resistance of a PN junction diode is defined as the ratio of small change in voltage is defined as the ratio of small change in voltage, you can say that delta V, or you can use word dV also. Ratio of small change in voltage to that with corresponding small change in current, that is delta I. ग्राफ आप सबने बना लिया होगा। तो बच्चे डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है? तो दिस डायनेमिक रेजिस्टेंस RD इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। कई बारी कैलकुलेशंस में आपके काम आ सकता है अगर छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल आया, वैसे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल के चांसेस कम है। अब सेकंड इसमें एक आप पॉइंट लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड डायनेमिक बिकॉज it is called a dynamic resistance. It is called a dynamic because its value depends upon ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कितनी आपने अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करता है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग PD, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाय स्लोप के इक्वल होता है। अगर हम वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएं, तो ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट क्लियर बच्चे? यस और नो? Yes, sir. तो जो नी वोल्टेज के बाद ऐसा नहीं है कि अपना रेजिस्टेंस जो है वो मतलब बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। देयर इज अ लिटिल बिट वेरिएशन, बट थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है। ग्राफ पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं है, देयर इज अ लिटिल बिट कर्व, नॉट ऑलमोस्ट लीनियर। सॉरी, हाँ, इट इज, यू कैन से दैट देयर इज अ लिटिल बिट वेरिएशन। देखने में स्ट्रेट लाइन लग रहा है, बट वहां पे थोड़ी सी वेरिएशन है रेजिस्टेंस में। तो बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा बच्चों। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया सारा। कोई डाउट किसी को? हाँ जी बच्चों। No, sir. ओके, एंड